ये मल्लिकाओं का जो कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करती हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि इन सब का जीवन आसान नहीं था। इन सब का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है और वो जो स्ट्रगल है, दर्द है और स्ट्रेंथ है जो निकल कर आई इन गीतों में, इन गज़लों में, ठुमरियों में, दादरों में, वो मर्दों के गानों में नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है और इन मल्लिकाओं की जर्नी अलग रही है। उनकी सबकी माएँ जो थीं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थीं। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आई हैं दिल्ली से अनन्या गौर जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार अजय जी। अनन्या जी ने संगीत की साधना में अपना जीवन लगा दिया है। ग्वालियर घराने से आपने संगीत की विधिवत तालीम ली है और अनेक मंचों पर आपने उल्लेखनीय कार्यक्रम किए हैं। आज रायपुर में उनका आगमन हुआ। यहाँ के भी मंचों में आपने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनसे बात कर पा रहे हैं। तो अनन्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप दिल्ली से यहाँ आई जी, और जैसा कि जानकारी हमको मिली है कि आप क्लास 4 से संगीत सीख रही हैं, 4 साल की उम्र से। तो आप बताना चाहेंगे कि कैसे आपने इस यात्रा को शुरू किया और ख़ास विधाओं की चर्चा करेंगे। जी, तो बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बचपन में जब नानी नाना के घर जाया करते थे, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में उनका निवास था, और हम जब छुट्टियों में जाया करते थे तो वहाँ मिसेस बोस एक म्यूज़िक टीचर थी जो कई सालों से संगीत सिखा रही थी। उनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ सीखने का। शुरुआती कुछ 3-4 साल उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की, संगीत के बेसिक्स। और 4 साल की उम्र में जो बच्चा होता है उसको प्यार से सिखाना, डराना नहीं कि शास्त्रीय संगीत है। उन्होंने बहुत प्यार से हमको छोटी छोटी कॉम्पोजिशंस, गीत सिखाते थे कि गला तैयार होना शुरू हो, और इंटरेस्ट, रुझान। तो मैं उस समय कथक भी सीखा उनसे और उन्हीं से संगीत भी सीखा। और पेरेंट्स ने कभी भी फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर चीज़ ट्राई करें, आप संगीत ट्राई करें, नृत्य ट्राई करें, स्पोर्ट्स ट्राई करें, और जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे वो अपने आप फिर सिलेक्ट होता गया। उसके बाद दिल्ली में गांधर्व महाविद्यालय है जी, जहाँ मैंने कई साल I was very fortunate to have some of the most beautiful gurus who taught me. I had Arindam Mukhopadhyay जी, मणिकुंतला भौमिक जी, और उसके बाद मधु मुदगल जी, पंडित मधु जी। गंधर्व विश्वविद्यालय है संगीत? गंधर्व महाविद्यालय है। तो यहाँ कहाँ तक की शिक्षा होती है पूरी? मैंने विशारद किया वहाँ, अलंकार तक होता है। मैं 12वीं तक मेरा विशारद हो गया था when I was in class 12। और प्रवेश की प्रक्रिया क्या है इसमें? एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, दे हैव अ स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो टीचर्स होते हैं प्रॉपर, इट्स अ स्कूल। कौन सी उम्र से यहाँ पे प्रवेश मिल जाता है? 7-8 साल की उम्र से। अच्छा। जी। तो प्रदर्शन थोड़ा सा देखते होंगे बच्चों का जो संगीत में रुचि रखते हैं। जी। अच्छा जी, बताएं। यहाँ पंडित मधु मुदगल जी एक कॉयर को भी कंडक्ट करते हैं जो इंटरनेशनली रिनाउंड कॉयर है। तो पहले बालवृंद का मैं एक हिस्सा थी, और उसके बाद फिर जो सीनियर कॉयर था उनके साथ जुड़ी, और वो एक अलग प्रकार का ग्रुप में गायन जो होता है। और हिंदुस्तानी कॉम्पोजिशंस को कैसे ग्रुप में गाया जाए और हार्मनीज के साथ गाया जाए, विच इज़ एक्चुअली अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तानी के साथ बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशंस के साथ यूट्यूब पे ज़रूर अवेलेबल हैं। और ये इंटरनेशनली, नेशनली कॉयर परफॉर्म करता है आज के तारीख में भी। तो ये सीखने का एक अलग मौका मुझे मिला। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई। मुंबई में नीला भागवत जी जो ग्वालियर घराने से बिलोंग करती हैं, उनसे मैंने 7-8 साल संगीत सीखा। उनसे भी अलग अलग गुरु शिष्य परंपरा जी, उनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आजकल मैं पंडित भुवनेश कोमकली जी के साथ के अंडर सीख रही हूँ, उनके साथ सीख रही हूँ। ये ग्वालियर घराने का उल्लेख जैसे आता है आपके परिचय में, तो ये क्या है, बताना चाहेंगे?
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराना पद्धति माने अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो एक एरिया में जो जितने मानी लोग रहे होंगे उनका गायन आगे बढ़ता गया। तो पटियाला घराना है, जयपुर अतरौली घराना है, ग्वालियर घराना है, और हर घराने में जो बड़े संगीतकार रहे उस समय के और अब भी बढ़ता जा रहा है, घराने आज भी हैं, उनमें एडिशंस होते गए कि इस घराने में ये थोड़ा ज़्यादा जाना जाता है, इस घराने की ये बात थोड़ी ज़्यादा जानी जाती है, ऐसे। और किराना घराना इसमें भी आता है ये? जी, क्या किराना घराना भी एक अलग है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आप ग्वालियर घराने से जुड़ी हैं जी। तो इसमें क्या संगीत की कौन सी विधा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है, बताना चाहेंगे? राग गायन तो बेसिस है ही, और राग गायन में आलाप पे स्पेशल फोकस रहा है। मेरे गुरुओं ने भी आकार के आलाप में बहुत प्रैक्टिस कराई है शुरू से ही, आज भी चल रही है यही। जी। तो आलाप इस पे बहुत रहता जी है। जी। और बंदिशें भी घरानों में ऑफ कोर्स सब लोग आजकल तो सभी गाते हैं। बंदिश होती है कॉम्पोजिशन, जो गीत 4 लाइन का स्थाई और अंतरा जो बंदिश होती है। अलग अलग घराने सेम कॉम्पोजिशन को अलग ढंग से खेलते हैं उसमें। तो ऐसे। वाह। जी। तो आप इसका अभ्यास लगातार कर रही हैं? जी, अभी तो बहुत शुरुआती है, बहुत साल और हैं। लेकिन आपका रुझान गजल की ओर भी बहुत ज़्यादा है। जी। आप गजल गायकी करती हैं। जी। तो आप बताना चाहेंगे कि गजल में आपको कौन सी विधा पसंद है और किस तरह से आप उसमें चुनाव करती हैं? जी जी। मैं क्लास 4th या 5th में रही होंगी। इकबाल बानो साहिबा का एक कैसेट बज रहा था। उस दिन बारिश का दिन था। पेरेंट्स के साथ कार में जा रहे थे और बहुत खूबसूरत गज़ल है, दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्ज़ा है। एक आध मुखड़ा उसको सुनाएं। जी। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहाँ लर्ज़ा है, तेरी आवाज़ के साए तेरे होठों के सरा। वाह वाह। तो ये बहुत प्राचीन संगीत परंपरा है गज़ल भी है। और अगर देखा जाए तो हर चीज़ का बेसिस क्लासिकल ही रहा है मेरे लिए भी। और अगर एक फॉर्म के लिए भी देखा जाए तो लेखकों ने लिखा और जो गाने वाले थे वो रागों में ही इन कॉम्पोजिशंस को बनाया करते थे। ये तो इनफैक्ट नई ही है, ये फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखी है, तो पिछले 80 साल ही हुए होंगे, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। लेकिन मैं आपकी विशेषता जो आपने मुझे पता लगी कि आप पुरानी जितनी गायिकाएं हैं उनके साथ उनके गीतों को लेकर के प्रस्तुति दे रही हैं। बेगम अख्तर जी हैं उसमें। ये कैसे आपने चुनाव किया और किस तरह से आप उसका चयन करती हैं और प्रस्तुति करती? जी, आपसे जब मैं रूबरू हुई तो हमने बात की कि ट्रेंड्स जो आते रहते हैं, जो गज़लों के ट्रेंड्स आते रहते हैं, बॉलीवुड में इसका क्या ने इसके साथ क्या किया, इस फॉर्म के साथ अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें फेमस होती हैं। पर कुछ चीज़ें मुझे लगता है इटर्नल होती हैं, कुछ चीज़ें इतनी सुंदर होती हैं कि उनके साथ खेला ना जाए, इनको सुना जाए, बस लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। तो मेरा जो एक कार्यक्रम मैं लेकर रायपुर आई, वो 7 मल्लिकाओं, जो गज़लों की मल्लिकाएँ रही हैं, 7 मल्लिकाएँ उसमें मुख्तार बेगम जो फ़रीदा खानम की बड़ी बहन है, मुख्तार बेगम, मल्लिका पुखराज जो जम्मू की रही हैं, वो फोक के लिए भी जानी जाती हैं, डोगरी संगीत के लिए भी वो जानी जाती हैं। अभी तो मैं जवान हूँ उनका इतना फेमस कॉम्पोजिशन रहा है। फिर इकबाल बानो साहिबा, नूर जहाँ, फ़रीदा खानम जी और बेगम अख्तर, इन 7 मल्लिकाएं कहलाती हैं। और रोशनारा बेगम जो मल्लिकाए गजल। मल्लिकाए गजल। ओह जी।
तो आपके पसंदीदा गायिकाओं में यही हैं। ये साथ हैं तो बिल्कुल। इनकी रचनाओं के आधार पर आप अपनी गज़लों का चुनाव करती हैं कि आपको नए गज़ल बनाती हैं, या गीतकार आपके कौन होते हैं? जी, तो जो इनकी कॉम्पोजिशंस हैं वो तो इतनी, उनमें सीखने को कितना है, तो उनकी जी। कॉम्पोजिशंस मैं वैसे ही गाना पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग उन्हें भी जाकर सुनें। जी। तो एक ये मेरी क्या कहते हैं, मेरी इच्छा ये रही है कि ऐसा संगीत जो अवेलेबल है, बहुत सुंदर है, उसको लोग सुने जाकर। और आजकल गेम सारा हो गया है एल्गोरिदम्स का, तो वाह। कोई सुनने जाना चाहे भी उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि ये हमारी मल्लिकाएं रही हैं, इनका संगीत अभी अवेलेबल है। आजकल तो बहुत अच्छा है कि सबके हाथ में टैब है, जादू है, कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन अनन्या जी, जी आप एक ऐसे दौर को यहाँ फिर से शुरू कर रही हैं जी जो आज की पीढ़ी के लिए एकदम अनोखा है। मतलब जी। इतनी प्राचीन गज़ल मल्लिकाओं के बारे में बता रही हैं, तो क्या लग रहा है रुझान युवाओं को, युवा पीढ़ी इसके प्रति बहुत इंटरेस्ट ले रही है? बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक पहल ये करी है कि स्टोरी टेलिंग और गज़ल साथ करें। कि अच्छा। इनकी एक एक गज़ल जो हम गाते हैं, या 3-4 गज़लें जो भी एक मल्लिका की गा रहे हैं, तो उन मल्लिका के बारे में थोड़ा जानें। अच्छा। तो ये कार्यक्रम में स्टोरी टेलिंग इक्वल हिस्सा था जितना संगीत था। तो वो संगीत के बारे में यदि मालूम पड़े कि ये मल्लिका का जीवन क्या रहा है, ये गज़ल का मायना क्या रहा है, किसने लिखी है, क्या परिप्रेक्ष्य रहा होगा, और आज उसका क्या मायना है, तो उसके साथ ही हम कार्यक्रम करते हैं, स्टोरी टेलिंग के साथ। अनन्या जी, एक जिज्ञासा और थी। जी भजन, जी सूफी और गज़ल। जी तो गज़लों के लिए आम धारणा ये है कि ये प्रेम और प्यार और इश्क आशिकी पर है, जी सूफी भक्ति पर है, और भजन तो ही है। तो क्या इन तीनों का मिश्रण भी करके प्रयोग किया गया है आपके द्वारा, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? जी। देखिए, ये जो हमें बांटना बहुत पसंद है, हाँ, संगीत को भी, कि ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। देखा जाए तो संगीत स्वर है, स्वर ही सब जो भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं, उनके लिए वही साधना है। अब स्वर ही सब कुछ है। अब वो आप गज़ल के रूप में ले लें, वो भी एक इबादत का ही फॉर्म है। और केवल एक रूहानियत भी है गज़ल में, जो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों तक वो मैसेज ज़रूर। मेरे कार्यक्रम के बाद कई लोग आके कहते हैं कि आज की शाम बहुत रूहानी रही है। तो अब एक हुआ वो इश्क जिसकी हम बात करते हैं कि गज़लों से हमें इश्क वाला फ्लेवर मिलता है। हाँ। लेकिन एक इबादत वाला भी है। बहुत सुंदर सुंदर कॉम्पोजिशंस रही हैं। बेगम अख्तर की कॉम्पोजिशन है कि ज़मीं पे रहकर, ज़मीं पे रह के दमाग आसमां से मिलता है, ज़मीं पे रह के, ये भी गज़ल है। वाह वाह। तो ऐसी बहुत सुंदर कॉम्पोजिशंस रही हैं, जिनको मैं आज लोगों के साथ शेयर करना समझती हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है। संगीत गज़लों के साथ साथ आपका लोक संगीत के प्रति भी, फोक सॉन्ग में भी बहुत झुकाव है। जी। तो उसमें कौन कौन से लोकगीतों को आप ज़्यादा पसंद करती हैं, गाती हैं? जी, देखिए, लोक संगीत के साथ तो हम सब पैदा होते हैं। जब लोरी गाई जाती है तो वो भी लोक संगीत का एक हिस्सा है। शादी ब्याह देख लीजिए, मृत्यु जब होती है घर में, तो एक कलेक्टिव इमोशन जो है वो हमारा फोक संगीत है। और फोक और क्लासिकल का भी यदि हम रिश्ता देखें तो कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा है। अब कुमार गंधर्व जी के संगीत को हम देखें तो उन्होंने मालवा के फोक सॉन्ग्स को कितना सुंदर तरीके से, उसको ना छूते हुए वैसी ही तालों में स्पेशल तालें उन्होंने बनाई कि ये संगीत उसमें बैठे और औरों तक पहुँचे। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। मुझे वेडिंग संगीत जो फोक सॉन्ग्स महिलाएं गाती हैं, मुझे वो बहुत कौन से क्षेत्र की? उत्तर प्रदेश का खासकर, पर आजकल राजस्थान के भी थोड़ी मौका लगा, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि सीख लूँ। छत्तीसगढ़ आई हूँ, ज़रूर यहाँ के भी 1-2 लोकगीत तो शुरू करूँगी सीखना। वेडिंग का पूरा? जी जी। तो इसमें पंजाब का भी कुछ? जी जी बिल्कुल। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ के, और साउथ में भी ट्रेडिशन तो बहुत बहुत ही खूबसूरत है। पिछले 1 साल मैं केरल में थी। केरल के भी कुछ गीत सुनने सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में हम बहुत रिच लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। बहुत अलग अलग हैं और बड़े आकर्षक हैं ना। जी जी। तो लोक संगीत में आप लगातार प्रयोग कर रही हैं। जी।
इसके अलावा आपने मंची कार्यक्रम तो बहुत से दिए हैं, जी कोई आपका अद्भुत अनोखा संस्मरण हो बताएं। जी। दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा एक आयोजित एक कार्यक्रम सेंट्रल पार्क में था, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में था, और मॉनसून मल्हार के ऊपर ही था। उसमें भी उन्होंने भजन, उन्होंने कहा कि ऐसा जो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ, तो थोड़ा फोक, थोड़ा भजन हमने कार्यक्रम किया। और दिल्ली में बारिश हो गई उसी शाम और ओपन एयर कॉन्सर्ट था। अब क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल किया है, मुझे मालूम है कि दिल्ली की ऑडियंस अगर बारिश आती तो चली जाती है, पर वो समा कुछ और था, लोगों को मज़ा बहुत आया, तो कोई हिला नहीं वहाँ से। इनफैक्ट कॉन्सर्ट के एंड तक कुछ लोगों ने नाचना भी शुरू कर दिया था। जब फोक संगीत की बारी आई, मैं जान रही थी कि एक दो बुआएं चाचियाँ वहाँ थी जिन्होंने फोक संगीत को बहुत पसंद किया और फिर बाद में आके आशीर्वाद भी दिया। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा जी। रहा। और अभी कहाँ कहाँ आपकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं जो उल्लेखनीय रही, बताना चाहेंगे? एक जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम, एक थिएटर फेस्टिवल था, इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। वहाँ हमने ज़रूर 2 घंटे का एक सेट प्रस्तुत किया। मुंबई में कई ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ हमने परफॉर्म किया। छत्तीसगढ़ 2020 में हम आए थे यहाँ साहित्य महोत्सव में। एक बैंड है रोबस्टा इंडिका जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, तो उनके साथ मैंने यहाँ परफॉर्म किया। जो गांधर्व कॉयर है उनके साथ अक्रॉस इंडिया, बेल्जियम में भी परफॉर्मेंस हुई। 20-25 दिन का एक कॉयर का एक परफॉर्मेंस टूर था, तो वहाँ भी किया। तो भारतवर्ष में अलग अलग कोनों में जाके परफॉर्म बचपन से ही करते आए हैं, एक कल्चर रहा है परफॉर्म करने का। तो संगीत के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी आपकी दिलचस्पी है? जी जी। क्या करती हैं आप और उसके अलावा? कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है। अच्छा। जिसमें मैंने तालीम भी हासिल की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में है। वहाँ मास्टर्स मैंने मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ में किया, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग और रिसर्च के एक। आजकल की डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं, पर उसमें इक्वल फोकस रिसर्च पे भी दिया जाना चाहिए। तो एक डॉक्यूमेंट्रीज से मुझे लगाव है, बहुत लगाव है, देखने का नज़रिया है। एक आध कोई आपके तरफ से डॉक्यूमेंट्री बनी है? जी। जब हम टाटा इंस्टीट्यूट में ही थे तो एक असाइनमेंट में हमने कास्ट ऑन द मेन्यू कार्ड बनाई कि जाति कैसे आज भी प्रेवलेंट है, और उसको हम ना बात करना दिक्कत दे है, बात करना बेहतर है। तो एक कास्ट ऑन द मेन्यू कार्ड एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बहुत बढ़िया। लेकिन आपका जो पैशन है वो संगीत के लिए ही है। जी तो बिल्कुल। अनन्या जी, एक और बात थी कि जो गीतकार हैं आज के और उस जमाने के गीतकार, तो गीतों की रचना का चुनाव जब आप करती होंगी जी, तो ये तो आपके सामने एक धर्म संकट आता होगा कि हम चुनाव कैसा करें। तो इसका क्या आप पैमाना रखती हैं अपनी गज़लों में शामिल करने के लिए? और नई गज़ल अगर कंपोज करती हैं तो कैसे गीतों का चयन करती हैं? बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मुझे सोचने की ज़रूरत है। मैंने देखा कि कुछ राग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। जी। तो जब भी चयन करने की बारी आई, पहली चीज़ हुई कि क्या वो मेलोडी मुझे अपील करी कि नहीं। और जितनी पुरानी मेलोडीज़ हैं मुझे ज़्यादा वो, जैसे तरन्नुम में गाना जिसे कहते हैं, मैंने पाया कि मेरे जो नाना थे, नाना भी तरन्नुम में गाते थे और बहुत प्यारा गाते थे। और वो कॉन्सर्ट, कोई भी पार्टी हुई घर पे या किसी के यहाँ भी, तो गाते थे और सबकी आंखें गीली कर देते थे। तो तरन्नुम में गाना मुझे बहुत पसंद है। और जैसे अब नई कॉम्पोजिशंस की बारी आई तो मैं चाहती तो वही हूँ कि वही फ्लेवर जो जादू मैंने महसूस किया, वो कोशिश रहती है कि नई कॉम्पोजिशंस में भी वही लें। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए मैं बहुत फोकस करती हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन जैसा ट्रेडिशनली रहा है वैसा रहे, या तो फ्लेवर वैसा रहे। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ही पसंद करती हैं? बिल्कुल। मैं तो आपकी संगत में जो वाद्य होते हैं कौन कौन से आप ज़्यादा पसंद करती हैं? देखिए, गज़ल का कार्यक्रम हुआ तो सारंगी, हारमोनियम और तबला। सारंगी और तबला भी ठीक है, पर सारंगी, हारमोनियम, तबला। सारंगी तो बहुत ही जरूरी है। सारंगी बहुत ज़रूरी है। सारंगी हमेशा रहती है। जो दर्द उसमें पैदा होता है वो सारंगी उसमें बड़ा सपोर्ट करता है। जी। तो रचनाओं का चुनाव जो है इस तरह से आप अपने उसमें करती हैं। और दूसरा, टेक्स्ट मैं ज़रूर देखती हूँ कि टेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है। यदि कुछ ऐसा कहा जा रहा है जिसमें मैं खुद बिलीव नहीं करती तो मैं वो ज़रूर नहीं गाती। और वो फिर केवल गाना रह जाता है, आप उसको फील नहीं कर पाएंगे और औरों तक कैसे पहुँचाएंगे यदि आप खुद नहीं उसमें बिलीव करते।
और ये जो आप चुनाव करती हैं, तो अभी ऐसा आपके अनुभव से लग रहा है कि युवा पीढ़ी भी बहुत ज़्यादा इस ओर आ रही है और मंची कार्यक्रमों को भी महत्व दे रही, क्योंकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि गज़लों का प्रचलन लगभग समाप्त हो गया था और उस दौर से आप फिर से इसको स्थापित कर रही हैं। आपका इस प्रयास बहुत ही स्तुत्य है, क्योंकि भारतीय संगीत का एक अलग फ्लेवर है। आगे आपकी क्या योजना है, बताना चाहेंगी? कोई चैनल चालू कर रही हैं, क्या कर रही हैं और किस पर काम कर रही हैं? जी, अभी तक फोकस मेरा सीखने पर ही रहा है और आगे भी सीखने पर ही रहेगा, लेकिन ज़रूर यूट्यूब पे मैं ज़्यादा अब शेयर करना शुरू कर रही हूँ। ऑडियंस की बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक कोई भी ऐसा सुनने वाला नहीं आया जो कॉन्सर्ट के बाद कह के गया कि हमको ये संगीत नहीं पसंद आया। तो ऐसे ज़रूर लोग आए हैं जिन्होंने शायद ये संगीत पहले ना सुना हो। और रायपुर में भी जहाँ हमने परफॉर्म किया, वहाँ लोग पेपर पेन लेकर उन्होंने लिस्ट बनाई बाकायदा, आके दिखाई भी कि देखिए हमने जो भी आपने गाया हमने लिस्ट बना ली है, अब हम जाके सुनेंगे इन्हें। तो मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती है कि मैं कुछ नया प्रस्तुत करूँ। अब कई लोगों ने कहा कि नहीं, जो बहुत फेमस चीज़ें आप वो गाइए, और मैंने सोचा भी कि मैं कोशिश करूँ कि जो फेमस हैं क्या पता वो सुनना पसंद करें। पहले ही दिन मैं समझ गई कि नई चीज़ों को अगर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए तो प्रेम से सुनने वाला जो भी इंसान आएगा वो सुनेगा। बहुत अच्छा जी, बहुत ही अच्छा। तो रायपुर में बहुत अच्छे रहे दोनों कार्यक्रम। यंगस्टर्स की बात की जाए, यदि उनके साथ शेयर करें कुछ सुंदर, तो क्यों नहीं। ये जनरेशन हम कहते रहते हैं, मैं खुद उससे बिलोंग करती हूँ, पर मुझे लगता है कि ज़रूर सुनने वाले बढ़ेंगे। अब आप बचपन से सीखते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची हैं कि आपकी एक पहचान बन गई है। जी। हम अपनी बेटी बहनों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से प्रयास और शुरुआत करनी चाहिए। जी, ये मल्लिकाओं का जो कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करती हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि इन सब का जीवन आसान नहीं था जी। इन सब का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा है और वो जो स्ट्रगल है, दर्द है और स्ट्रेंथ है जो निकल कर आई इन गीतों में, इन गज़लों में, ठुमरियों में, दादरों में, वो मर्दों के गानों में नहीं आ पाएगी कभी। नहीं आ पाएगी, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है और इन मल्लिकाओं की जर्नी अलग रही है। उनकी सबकी माएँ जो थीं बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थीं। तो मैं यही सबसे अनुरोध करूँगी कि सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, पर आप जिस चीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं उसमें अपना पूरा जितना दे सकते हैं दीजिए ज़रूर। बहुत बढ़िया। और डरना नहीं है, बस यही। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और अब जाते जाते हमारी दर्शकों को कुछ तरन्नुम तराना मुखड़ा सुना कर जाए तो बड़ी खुशी होगी। जी बिल्कुल। ये हुस्नो इश्क के पहलू समझ में आ ना सके, ये हुस्नो इश्क के पहलू समझ में आ ना सके, कोई तो दिल से भुला दे, कोई भुला ना सके, कोई तो दिल से भुला दे, कोई भुला ना सके, ये हुस्नो इश्क के। कली का चमन चमन तुझे ढूंढा, कली कली देखी, चमन चमन तुझे ढूंढा, कली कली देखी, नज़र की प्यास किसी शक्ल से बुझा ना सके, नज़र की प्यास किसी शक्ल से बुझा ना सके, ये हुस्नो इश्क के।
वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, हम आशा करते हैं कि आज अनन्या जी की बातों से आपको प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।